हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग परिवहन चैप्टर में आगे के पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग जैव प्रक्रम के थर्ड पार्ट जो कि परिवहन है उसका 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये परिवहन का तीसरा वीडियो होने वाला है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाइलम उत्तक वगैरह के बारे में देखा था। ठीक है, और मनुष्य में रक्त पट्टिकाणु क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोग ये भी देखे थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, ठीक है। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस ये मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जाइलम ऊतक एवं फ्लोएम ऊतक में डिफरेंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले आप उन वीडियोज़ को देखें एंड उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो है कि मनुष्य में रक्त की संरचना के बारे में बताएं। ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं आप। ओके, ये बोर्ड्स में 5 मार्क्स का आता है और बेसिकली इसमें बताना ये है कि जो मनुष्य का रक्त होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या फिर ऐसे बोले कि मनुष्य का में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है और कितना उनका भाग होता है। जैसे कि मनुष्य के रक्त में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करना है और ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं वीवीआई का टैग लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो बेसिकली मनुष्य का जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का गाढ़ा तरीय तरल क्षारीय द्रव है। ओके, तरल पदार्थ है, इट मीन्स कि द्रव टाइप का पदार्थ है, लेकिन ये क्षारीय है। मतलब कि बेसिक इसका कैरेक्टर होता है, एसिड और बेस का ले तो जो हमारा रक्त है वो बेस, उसका कैरेक्टर जो है वो बेसिक होता है और जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ओके, ये जो रक्त है कहाँ प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों में। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, पहला होता है तरल भाग, ठीक है, और दूसरा होता है ठोस भाग। तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेनली तरल भाग में आता है और ठोस भाग में कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स आता है। ओके, तो जो रक्त में जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, ठोस भाग जो होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु, ये ठोस भाग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोशिका है तो कोशिका एक तरह का सॉलिड सॉलिड वाले कैटेगरी में आएगा। प्लाज्मा जो है वो वाटर की तरह होता है तो तरल वाले कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तरल भाग में प्लाज्मा होता है, ये तो क्लियर हो गया। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। तो जो प्लाज्मा होता है वह एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला कलर का एक चिपचिपा द्रव है। ठीक है, लिक्विड है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अगर 100% रक्त है, ठीक है, जिसमें 55% प्लाज्मा है और प्लाज्मा क्या है, तरल पदार्थ। ठीक है, ठीक है, तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है और ये रक्त में सब मतलब आधे से भी ज्यादा प्लाज्मा ही है, तो जाहिर सी बात है रक्त भी तरल पदार्थ होगा, होगा ना, क्योंकि प्लाज्मा आधे से ज्यादा है तो ये रक्त को तरल पदार्थ बनाएगा। ओके, इसमें उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिनमें प्रमुख है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन। ओके, तो ये तीनों प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और ये जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों ये रक्त तरल अवस्था में होता है तो उसका भी आप रीजन बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है इसलिए रक्त भी एक तरल पदार्थ है। और प्लाज्मा का क्या काम क्या है, तो ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। क्लियर है, ये 3-4 पॉइंट्स है प्लाज्मा के बारे में। अब आते हैं आरबीसी क्या है। ठीक है, तो आरबीसी तो नॉर्मल, आपने अगर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का डिफरेंस देखा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसमें पहला डिफरेंस ही था कि आरबीसी का कलर रेड होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी
रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऐसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी का अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो आरबीसी के बारे में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर या रंग रेड होता है। इसका आकार गोलाकार होता है तथा यह केंद्रक विहीन होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और इसका मुख्य कार्य श्वसन गैसों का परिवहन करना। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस वाले यहाँ मैंने जो लास्ट वीडियो में डिफरेंस बताया था आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में, ये सारे, ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज यहाँ डिफरेंस थे, उसी को एक कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर है? और सेम डब्ल्यूबीसी के लिए भी वही चीज़ किया गया है कि ये अनियमित आकार का, इसका कैसे स्टार्ट किया गया, ये अनियमित आकार का केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है और इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से रक्षा करना है। ठीक है, अब आते हैं रक्त पटिकाणु पर। ठीक है, तो रक्त पटिकाणु या प्लेटलेट्स बोल लें, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? रक्त पटिकाणु बोल लो या प्लेटलेट्स बोल लो या बिंबाणु बोल लो या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बोल लो, सारे एक ही चीज है। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य जो है वो रक्त को थक्का बनाना है। ठीक है, साथ ही इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो मतलब शरीर में जो भी हमारे हार्मोन्स है या प्रोटीन्स है और कहीं उसकी जरूरत पड़ती है तो उस चीज को उपलब्ध कराने का काम प्लेटलेट्स या रक्त पटिकाणु ही करता है। ओके, तो ये था रक्त का संरचना। ठीक है, मनुष्य के रक्त का संरचना, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, एक नोट है कि रक्त पटिकाणु को ही बिंबाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये तो मैंने ऊपर में भी बता दिया, बट ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हर एक लाइन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। इस वक्त डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, क्यों ऐसा हो, क्यों रंगहीन होता है डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका काम क्या होता है, रक्त पटिकाणु का दूसरा नाम क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे, सीरम क्या है? ठीक है, सीरम एक पदार्थ है, बट अगर क्वेश्चन में सीरम क्या है, ठीक है, नॉर्मल लघु उत्तरी में आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो रक्त जमने की प्रक्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था अभी प्लाज्मा को बताते टाइम कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं उसमें से प्रमुख प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन है। तो क्या होता है कि जब ये फाइब्रोनोजिन जो है वो प्लाज्मा से अलग हो जाता है, ठीक है, तथा प्लाज्मा का, तो जो प्लाज्मा में शेष भाग बचता है, ये प्लाज्मा तो बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, उसमें मुख्य कौन से हैं? फाइब्रोनोजिन, हिपैरिन और क्या था? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो इसमें से अगर फाइब्रोनोजिन को हटा दो तो बाकी जो भी प्रोटीन्स बचते हैं और प्लाज्मा का जो अलग अलग पार्ट है, वो सारे जो भी पार्ट है उसके अंदर जो कि प्लाज्मा कंटेंट करता है वो सारे बचते हैं। उस समूचे पूरे ग्रुप को, ठीक है, या फिर बोल लेते हैं कि इस फाइब्रोनोजिन को छोड़कर जो भी प्लाज्मा में मौजूद है उस चीज को बोलेंगे सीरम। ठीक है, अर्थात फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। क्लियर है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये एक टर्म है, इसका मतलब समझ गए। ठीक है, फाइब्रोनोजिन को निकाल दो प्लाज्मा से तो वो प्लाज्मा सीरम वाला है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर की सिपाही या गार्ड सेल्स क्यों कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये मैंने श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य में भी बताया था। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर का सिपाही या गार्ड सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे शरीर का सिपाही किस कोशिका को बोलते हैं, या हमारे शरीर का गार्ड सेल किस कोशिका को बोलते हैं, या श्वेत रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हो, उसमें एक गार्ड सेल हो, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ओके, एंड इसका कार्य तो आपको पता ही है कि श्वेत रक्त कोशिका जो है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ये भी देख सकते हैं वीवीआई का टैग लगा हुआ है, और ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है,
तो बेसिकली मनुष्य का हृदय जो है अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। क्लियर है? ये कोमल मांसल रचना है, मतलब कि कोमल होता है, साथ में वो मांस से बना होता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है? वक्ष गुहा के बीच में, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है। तो नॉर्मल अगर बोले तो दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो तिकोना, ठीक है, मतलब ऊपर में थोड़ा सा चौड़ा होता है और नीचे में थोड़ा सा ऐसे पतला होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके 2 पार्ट होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे 4 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ ये 4 पार्ट क्या है, बट आप देख सकते हैं ये तिकोना टाइप हृदय का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो चौड़ा भाग है उसको आलिंद बोलते हैं और जो पतला संकरा भाग है उसको नीले बोलते हैं। और ये जो चौड़ा भाग है वो भी 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 पार्ट में बट गया, चौड़ा वाला आगे वाला भाग, ये भी मतलब ये तो चौड़ा वाला भाग है तो 2 पार्ट में बट गया, तो ये हो गया 2, और फिर नीचे वाला भाग भी 2, तो 4। बेसिकली 4 वेश में मनुष्य का हृदय बटा होता है, ठीक है। अब ये 4 वेश में क्या होते हैं? ठीक है, 4 वेश में मनुष्य का हृदय बटा होता है। तो इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है तो इसको बोलते हैं अलिंद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अलिंद। और इसको क्या बोलते हैं? नीलय, ठीक है, दोनों को। तो इसको बोलते हैं दाया एंड बाया अलिंद, और इसको बोलते हैं दाया एंड बाया नीलय, ठीक है। तो ये दाया अलिंद हो गया, ये बाया अलिंद हो गया, दाया नीलय हो गया और ये बाया नीलय हो गया। दाया एवं फिर क्या लिख रहा है? दाया एवं बाया अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं, जो कि अब मैं बता ही थी। अग्रभाग में कौन से होते हैं? अलिंद होते हैं। यहाँ पे ये दोनों, ये दाया अलिंद, ये बाया अलिंद। और जो दूसरा भाग होता है वो नीलय होता है, ठीक है। और जो अलिंद होते हैं वो अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भित्ति मैंने बनाया है ये कि इसको क्या बोलते हैं? अंतरा अलिंद भित्ति। इससे ये जो दया और बाया और अलिंद है एक दूसरे से अलग रहते हैं। तथा अंतरा नीलय भित्ति, ये अंतरा नीलय भित्ति है, इसके द्वारा लेफ्ट एंड राइट जो नीलय है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। ओके, अब आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो फिगर बनाया है, ठीक है। तो ये जो है ये अलिंद है और ये नीला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है दाया अलिंद है, ठीक है। यहाँ मैंने दाया अलिंद बनाया है, ठीक है, ये दाया अलिंद है अपना। और ये जो है वो बाया अलिंद है, यहाँ मैंने मेंशन करके रखा है। और ये जो है वो बाया निलय है और ये जो है वो दाया निलय है। क्लियर है? ये जो अंतरा अलिंद बीती है जिसके द्वारा ये दोनों अलिंद दाया और बाया अलिंद दूसरे से अलग हुए हैं, और ये अंतरा निलय बीती है। क्लियर है? अब देखो, जो दाया अलिंद है वो अलिंद तो आपस में डिवाइड हो गए दाया एवं बाया के रूप में, किसके द्वारा? अंतरा अलिंद विधि द्वारा। सेम नीला भी डिवाइड हो गया, लेकिन अब ये दाया अलिंद और दाया नीला एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि साइड है। तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं, या ये दाया एवं बाया नीले किसके द्वारा अलग होते हैं? दाया अलिंद, बाया अलिंद एवं बाया नीले किसके द्वारा अलग होते हैं? क्लियर है? तो इस इधर के साइड का बाया अलिंद एवं बाया नीले है, इधर साइड दाया अलिंद एवं दाया नीले है। तो जो दाया अलिंद और दाया नीले है, ठीक है, दाया अलिंद दाएं नीले में तथा बाया अलिंद बाएं नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक छोटा सा छिद्र का कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों उस छिद्र के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छिद्र के द्वारा और यहाँ पे एक छिद्र के द्वारा ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, सॉरी। अब इन छिद्रों को अलिंद नीले छिद्र कहा जाता है, ठीक है। इन छिद्रों को अलिंद नीले छिद्र कहा जाता है क्योंकि ये अलिंद को नीले से कनेक्ट करते हैं। अब इन छिद्रों पर एक कपाट लगा होता है, ठीक है, जो रक्त को, ये छिद्र हमेशा खुला रहेगा, तो अलिंद से रक्त नीले में और नीले से रक्त अलिंद में हमेशा आते जाते रहेगा। लेकिन ये जो छिद्र है वो स्पेशल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन पर एक कपाट लगा होता है, कपाट मतलब वहां पे कपाट बंद रहता है,
और ये कपाट जब खुलता है तो रक्त को अलिंद से नीले में तो जाने देता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो आने देता है, बट नीचे से ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का छिद्र होता है, ठीक है, जिसको अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। ये रक्त को अलिंद से नीले में तो जाने देता है, बट नीले से अलिंद में नहीं जाने देता। ओके, परंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता। वही अलिंद से नीले जाएगा, बट विपरीत दिशा में नहीं आएगा। अब दायां नीले के अगले भाग के बाईं ओर से फुफ्फुस चाप निकलती है, जो आगे चलकर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती है, जो रक्त को फेफड़े में ले जाती है, ठीक है। तो जो दायां नीला है, ठीक है, दायां नीला कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये जो दायां नीला है नीचे वाला पार्ट, इसके अगले भाग में यहाँ से आप अगर देखें तो ये जो है एक फुफ्फुस चाप निकलती है, जो आगे चलकर दाईं एवं बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ से ये निकला, ठीक है, ये यहाँ से ये नीला है, दायां नीला है, यहाँ से एक फुफ्फुस चाप निकला, ठीक है, और ये ऐसे गया और ये आगे चलकर इधर फुफ्फुस धमनी में बढ़ जाता है और इधर भी एक धमनी में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इधर जो बटा वो बाई फुफ्फुस धमनी और इधर जो बटा वो दाई फुफ्फुस धमनी। क्लियर है। तो ये हृदय का संरचना होता है। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। इसके बाद हृदय की क्रिया विधि भी है, बट पहले आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे कि पूरा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी हो गया, बट आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, समझ आएगा। और आप इस नोट्स को पढ़िए, ठीक है, इस नोट्स को पढ़िएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी भाषा में लिखी गई है, तो ये आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि जो हृदय होता है उसका आकार जो होता है वो तिकोना होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है और नीचे की ओर संकरा होता है। और उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो अलिंद का होता है, और नीचे वाला भाग जो होता है वो नीले का होता है। हृदय बेसिकली 4 विश्वों में बटा होता है। अब अलिंद में भी एक दायां अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है, ठीक है, एक दायां अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है। नीले में भी एक दायां नीले होता है और एक बायां नीले होता है। और ये जो दायां एवं बायां अलिंद और नीले है, ये एक भित्तिक द्वारा डिवाइडेड रहते हैं, जिसको अलिंद नीले भित्ति बोलते हैं। ओके, सॉरी, अंतरा अलिंद भित्ति बोलते हैं, जो अलिंद को डिवाइड करती है, और जो नीले को डिवाइड करती है उसको अंतरा नीले भित्ति बोलते हैं। ओके, अब जो दायां अलिंद है और दायां नीला है, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों एक छिद्र के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और उस छिद्र पर एक कपाट लगा होता है। और उस छिद्र का ये विशेषता है कि वो रक्त को तो जाने देगा अलिंद से नीले में, बट नीले से अलिंद में नहीं आने देगा। नीले से रक्त कहाँ जाएगा, सीधे इस फुफ्फुस चाप में, ठीक है। और ये फुफ्फुस चाप आगे चलकर लेफ्ट फुफ्फुस धमनी और राइट फुफ्फुस धमनी में डिवाइड हो जाता है, और वहां से होकर ये फेफड़े तक चला जाता है, और फुफ्फुस धमनी जो है वो रक्त को फेफड़े तक पहुंचा देती है। क्लियर है। तो ये था हृदय की संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, ये फिगर है और ये उसका थियरी है। आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार और समझ लीजिए, ओके। और आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, आप फोटो देख सकते हैं, बट बुक का फोटो थोड़ा सा ज़्यादा वो है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस फोटो से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स के अप्रोक्स फिगर के हो जाते हैं और 3 मार्क्स थियरी के। तो आप फिगर को ऐसे जरूरी नहीं कि तक परफेक्ट बनाना ही है, बट ध्यान में रहे कि हाँ कहाँ कौन सी चीज़ होती है, ताकि एग्जाम में जाए आप तो आप वहाँ पे फिगर बना पाए। क्लियर है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, और इसके आगे का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर आपको इसमें कहीं डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि वीडियो सही है आपके लिए, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपको लिखने का तरीका कैसे लिखना है बोर्ड्स के एग्जाम में ये पता चल रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।